नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदा किसवानी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन ब्रिटेन चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदात्मक शासन व्यवस्था में सिद्धांत रूप में समस्त शक्तियाँ सम्राट के पास होती हैं, पर व्यवहार में इनका शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। तो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थिति निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। जैसा कि जेनिंग्स ने कहा है कि प्रधानमंत्री संपूर्ण संविधान की आधारशिला है। सर सिडनी लॉ ने भी कहा है कि संसद में निश्चित बहुमत के रहते हुए इंग्लैंड का प्रधानमंत्री वह सब कार्य कर सकता है जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति और जर्मन सम्राट भी नहीं कर सकता। तो प्रशासन में प्रधानमंत्री को व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। तो पहला है मंत्रिमंडल का निर्माण। मंत्रिमंडल के निर्माण में प्रधानमंत्री को व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। अगर हम वैधानिक दृष्टि से देखें तो मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से सम्राट द्वारा की जाती है। लेकिन जहाँ तक वास्तविकता रियलिटी का सवाल है तो मंत्रियों की नियुक्ति में सम्राट का कोई हाथ नहीं होता। प्रधानमंत्री जिन किन्हीं व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त करने की सिफारिश करता है, सम्राट उसे स्वीकार कर लेता है और प्रधानमंत्री जब मंत्रियों की नियुक्ति करता है तो अपने सहयोगी की चुनाव करने में वह विभिन्न चीज़ों को देखता है कि उसके दल के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति क्या है, क्या वह व्यक्ति विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और समुदायों का प्रतिनिधित्व करता है। उस समय सदस्यों की दक्षता और समाज सेवा का भी ध्यान रखा जाता है। तो इस तरह से मंत्रिमंडल के निर्माण में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा, न केवल सहयोगी की चुनाव वरन जब विभिन्न विभागों का वितरण किया जाता है उस समय भी प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम होता है। इस संबंध में प्रधानमंत्री का जो निर्णय होता है उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरा, मंत्रिमंडल का कार्य संचालन, वर्किंग ऑफ द कैबिनेट। प्रधानमंत्री न केवल मंत्रिमंडल का निर्माण करता है वरन वह उसकी समस्त कार्यवाही का संचालन भी करता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करता है। मंत्रिमंडल की कार्यवाही विधि पर उसका नियंत्रण होता है। व्यवहार में अगर देखा जाए तो वह मंत्रिमंडल का पथ प्रदर्शक होता है और मंत्रिमंडल के निर्माण और नीति निर्धारण में प्रधानमंत्री का निर्णय सर्वोपरि होता है। मंत्रिमंडल के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर गोपनीय रूप से भी विचार विमर्श को अपनाया जाता है। इस तरह से मंत्रिमंडल के कार्य संचालन में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीसरा, मंत्रिमंडल का अंत। विधि के अनुसार मंत्रियों को पद से हटाने का अधिकार सम्राट का विशेषाधिकार है, लेकिन व्यवहार में ये परंपरा स्थापित हो गई है कि वह इस अधिकार का प्रयोग प्रधानमंत्री की मंत्रणा के आधार पर करेगा। सभी महत्वपूर्ण राजकीय पदों पर जो नियुक्तियां होती हैं वो या तो प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं की जाती है या उनके परामर्श पर सम्राट करता है। तो इस तरह जो भी काम होता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है और जो प्रधानमंत्री है वो एक या अधिक सहयोगियों की पदच्युति या संपूर्ण मंत्रिमंडल के अंत की सिफारिश सम्राट से कर सकता है। यदि प्रधानमंत्री स्वयं भी त्यागपत्र दे दे तो उसके त्यागपत्र के साथ स्वयं ही पूरा मंत्रिमंडल भंग हो जाता है या वो सिद्धांत चलता है कि सब एक साथ तैरते हैं और सब एक साथ डूबते हैं। अगला है शासन पर नियंत्रण। सिद्धांत रूप से देखा जाए तो देश का शासन प्रमुख राजा होता है, लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो शासन प्रमुख के सभी अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है और सभी महत्वपूर्ण राजकीय पदों पर नियुक्तियां या तो प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं की जाती है और या उसके परामर्श के आधार पर
सम्राट द्वारा की जाती है। अगर हम देखें बिशप, राजदूत, न्यायाधीश, विभागीय प्रमुखगण नियुक्ति के संबंध में विभागीय मंत्रियों की राय जरूर ली जाती है, फिर भी उसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम होता है। अगला है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। प्रधानमंत्री का एक प्रमुख कार्य परराष्ट्र संबंधों का भी संचालन है। परराष्ट्र मंत्रालय चाहे उसके पास हो या ना हो, परराष्ट्र संबंध के सुचारू संचालन का अंतिम दायित्व उसका ही समझा जाता है। दूसरे देशों के साथ किए जाने वाले महत्वपूर्ण समझौतों पर ब्रिटेन की ओर से परराष्ट्र मंत्री के द्वारा नहीं वरन प्रधानमंत्री के द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। परराष्ट्र संबंधों के संचालन में प्रधानमंत्री कैसे शक्तिशाली स्वयं को बना सकता है, इसका उदाहरण हम 1967 में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री विल्सन शस्त्र सामग्री के दक्षिण अफ्रीका भेजे जाने पर लगी हुई रोक को जारी रखना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा और वैदेशिक विषय संबंधी सहमति इस रोक को समाप्त करने के पक्ष में थी। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री ने दलीय सचेतकों को ये निर्देश दिया कि वे शस्त्र सामग्री के दक्षिणी अफ्रीका पर भेजे जाने वाली रोक के पक्ष में हस्ताक्षर कर लें। इस प्रकार उन्होंने कैबिनेट के असहयोग के विरुद्ध सामान्य संसद सदस्यों का समर्थन प्राप्त कर लिया। इस प्रकार प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण निर्णय ले लेता है। नेक्स्ट है लोक सदन का नेतृत्व। प्रधानमंत्री जो है वो बहुमत दल का नेता होता है और इस कारण प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के साथ संपूर्ण व्यवस्थापन कार्य का संचालन करता है और व्यवस्थापन के संबंध में नीति निर्धारण कर संसद का पथ प्रदर्शन भी करता है। समस्त सरकारी विधेयक उसके निरीक्षण में और उसके परामर्श के अनुसार ही तैयार किए जाते हैं और वार्षिक आय व्यय तैयार करने में भी प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण हाथ होता है। संसद में शासन की नीति से संबंधित अंतिम और अधिकृत घोषणा भी जो है वो भी प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और लोक सदन के नेता के रूप में उसकी एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति लोक सदन को विघटित करने की भी है। प्रधानमंत्री सम्राट को लोक सदन विघटित करने की सिफारिश भी कर सकता है और वह बजट सहित व्यवस्थापन का संपूर्ण कार्य भी प्रधानमंत्री की इच्छानुसार होता है। अगर हम अमेरिका को देखते हैं तो वहाँ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति व्यवस्थापन कार्य में कोई संबंध नहीं रखता, लेकिन ब्रिटेन प्रधानमंत्री न केवल शासन वरन कानून निर्माण के क्षेत्र में भी नेतृत्व करता है। अगला बिंदु है मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच की कड़ी। प्रधानमंत्री सम्राट का मुख्य परामर्शदाता होता है और मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच की कड़ी होता है। वह मंत्रिमंडल के निर्णयों और शासन संबंधी अन्य निर्णयों की सूचना सम्राट को देता है और सम्राट द्वारा दिए गए परामर्श को भी वह मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। अगला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व। राजनीतिक, आर्थिक और अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व सम्राट द्वारा किया जाता है। इस तरह जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है उसमें प्रधानमंत्री ही ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करता है। अंतिम बिंदु है प्रधानमंत्री राष्ट्र का नायक, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ नेशन। प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल का अधिपति कहा जाता है। वह अपने वर्तमान समय में सामान्य जो भी निर्वाचन होता है वो प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है और राजनीतिक दलों के द्वारा अपनी नीतियों के द्वारा नहीं वरन नेता के व्यक्तित्व के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री को नक्षत्रों के बीच चंद्रमा भी कहा जाता है और उसे मंत्रिमंडल का अधिपति भी कहा जाता है। वह अपने समान पद वाले सहयोगियों में प्रमुख होता है और जब तक वह अपने पद पर आसीन रहता है अपनी विशेष स्थिति और अधिकार सत्ता का प्रयोग करता है। तो प्रधानमंत्री की स्थिति महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में अगर हम ब्रिटेन में देखा जाए तो प्रधानमंत्री सभी कार्यों को करता है। इसके कारण प्रधानमंत्री की शक्तियों में
वृद्धि हो रही है। इस तरह हम देखा जाए तो समस्त कार्य जो है वो प्रधानमंत्री ही करता है और मुख्य प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व उसकी स्थिति को निर्धारित करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का पद वैसा बन जाता है जैसा कि इस पद का अधिकारी उसको बनाना चाहता है। तो प्रधानमंत्री का पद निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ ही जैसा कि लास्की ने कहा है, उसकी स्थिति दलीय प्रणाली से बंधी हुई है। जब तक कि उसके राजनीतिक दल का लोक सदन में बहुमत होता है, वह अपने राजनीतिक दल का नेता होता है और दल के समर्थन से वंचित होने पर उसकी महत्व भी समाप्त हो जाती है। जेनिंग्स के शब्दों में प्रधानमंत्री की शक्ति और उसका महत्व बहुत कुछ उसके व्यक्तित्व पर, कुछ उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर और कुछ उसके दल के समर्थन पर निर्भर करती है। तो आज हमने प्रधानमंत्री की शक्तियों का अध्ययन किया। इसमें कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।